हेलो, गुड आफ्टरनून एम्बाइबर्स। दिस इज योर होस्ट कासिफ अंसारी। दोपहर के 2 बज चुके हैं और हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार सेशन के साथ। तो कौन कौन लाइव आ चुका है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं ताकि आज की क्लास को शुरू करने में हम बिल्कुल भी देरी ना करें। जैसा कि आप जानते हैं हमारी सीरीज चल रही है यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 का महा रिवीजन कोर्स चल रहा है। पूरे 1 महीने का फ्री क्रैश कोर्स ये आप लोगों के लिए है, जिसकी शुरुआत 6 जुलाई से हो चुकी है और ये बैच हमारा 4 अगस्त तक चलेगा। ये बैच हमने यूट्यूब पर और एम्बाइब ऐप दोनों पर अवेलेबल करा रखा है आप लोगों को। तो आप लोग इसे यूट्यूब पर दोपहर को 12 बजे और एम्बाइब ऐप पर दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। तो फटाफट आ जाइए और रिप्लाई करके बताइए कि कौन कौन आ चुका है। हाय रजनी, हाय यासिर, हाय संकेत। जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन करना शुरू हो जाओ भाई। देखो अब बिल्कुल टाइम नहीं है, फिर हम लोग क्लास को शुरू करने में और बिल्कुल देरी नहीं करना चाहते। एक सेकेंड बच्चों, जरा मैं चीजें भी सेट कर लूं ताकि आप लोगों को क्लास भी हम फटाफट से अब शुरू कर सकें। तो सब लोग आ चुके हो, आवाज साफ आ रही है तो जल्दी बताइए मुझे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी बहुत ही शानदार जो सीरीज चल रही है बच्चों। इसमें 2 बजे आप देखते हैं कि एम्बाइब ऐप पर क्लास होती है और 12 बजे जो है बेटा यूट्यूब पे क्लास होती है और डेली यहाँ पर क्लासेस हो रही हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर हमने पूरा शेड्यूल लगा रखा है। तो 6 जुलाई से इसकी शुरुआत हो चुकी है बच्चों। यहां पर देखिए आप, तो 6 जुलाई को मैंने अनाउंसमेंट की क्लास ली थी, फिर मैंने करंट अफेयर्स वगैरह लिया था। आज तारीख कितनी है? आज बेटा 11 जुलाई है और 11 जुलाई को आप देखिएगा कि एक क्लास आज हो चुकी है यहां पर 12 बजे डॉक्टर अमित सिसोदिया की, कि वहां पर पेपर 2 में जो है आर्गुमेंट राइटिंग पर जो है अमित सर ने क्लास ली है। अब दोपहर 2 बज गए हैं और अब 2 बजे क्या है, इंडियन पॉलिटी का आज हम पार्ट 2 करेंगे। आपको मैंने बताया था कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे हम लोग इंडियन पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल हमने 33 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज 33 और करूंगा और कल 34 कराऊंगा। तो पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस आपको 3 दिन में मैं रिवाइज कराने वाला हूं इंडियन पॉलिटी के। क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पे बनाए गए हैं जैसे कि 2021 और 22 में सीएपीएफ के आपके एग्जाम में आए थे। अगर सीएपीएफ के साथ साथ आप सीडीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल बढ़िया है, क्योंकि सीडीएस और सीएपीएफ में जीएस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप सीडीएस और सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं, एक साथ आप यहां पर हमारे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी बताइए क्या क्लास शुरू की जाए आज की। फास्ट, जल्दी जल्दी सब लोग रिस्पॉन्ड करके बताओ ताकि क्लास को अब शुरू करने में बिल्कुल भी देरी ना की जाए, ठीक है। जल्दी बताओ, फास्ट। सब लोग रिप्लाई करो यार। और अभी तक लोग जुड़े क्यों नहीं हैं? मतलब इतना धीरे धीरे जुड़ोगे तब तो हो गया काम। मतलब भाई साहब, कहते हैं ना कि डिफेंस फोर्सेस में आप जाने वाले हैं, भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाएंगे सीएपीएफ का एग्जाम क्लियर करके, ठीक है। और अगर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन ही नहीं होगा तो फिर भाई जीवन में बड़ी समस्या होने वाली है, ठीक है। तो जरा थोड़ा सा बढ़िया सा डिसिप्लिन जरा लेके आइए, ठीक है। तो ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है। चलिए फिर आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 34 आएगा। यहां पर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन बी क्लेम्ड ओनली बाय द सिटीजंस ऑफ इंडिया। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलता है, मतलब कि ये विदेशियों को नहीं मिलता है। जल्दी बताइए फास्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। आर्टिकल 14, 15, 16 है, 15, 16, 19 है, सिर्फ 14 है या 14 और 16 है? जल्दी बताइए, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे सिटीजन्स के लिए है। देखो भैया, मैंने आप लोग को बहुत बार पढ़ाया है कि हमारे देश में बहुत सारे फॉरेनर्स भी रहते हैं, ठीक है। हाँ जी। और फॉरेनर्स को कौन सा आर्टिकल मिलता है? आर्टिकल 14 मिलता है, आपको बता चुका हूं, ठीक है। आर्टिकल 14 है, 20 है, 21 है, 21A है, 22 है, 23 है, ठीक है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है और 28 है। ये सब फॉरेनर्स को मिलता है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा फंडामेंटल राइट ऐसा है जो कैन ओनली बी क्लेम्ड बाय द सिटीजंस, मतलब सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही है। तो 14, 15, 16 है, 15, 16, 19 है, सिर्फ 14 है, 14, 16 है। जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया। उदेश राजपूत आ जाइए और जवाब देना शुरू करिए भाई। आप लोग के जवाब अभी तक मेरे पास नहीं आ रहे हैं। थोड़ा जल्दी से जवाब देंगे तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। क्या आप लोगों ने आंसर मार्क किए हैं अभी तक या नहीं किए हैं? फास्ट।
तो यहां पर देखिए, मैं देख पा रहा हूं कि गलत जवाब भी भाई लोगों के आ रहे हैं अभी से। राज यादव, आपका जवाब बिल्कुल गलत है बेटा यहाँ पर, ठीक है, फटाफट सब लोग जवाब दीजिए। तो बच्चों याद रखिएगा, हमारे देश में जो आर्टिकल नंबर 15 है, 16 है और 19 है, वो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। अब आप पूछोगे आर्टिकल 15 क्या है। आर्टिकल 15 ये है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म, जाति, समुदाय, रंग, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। उसके बाद आर्टिकल 16 जो है वो है कि भैया सरकारी नौकरी में हर व्यक्ति को बराबरी का मौका मिलेगा। और आर्टिकल 19 में कई तरह की फ्रीडम्स बताई गई हैं, ठीक है। बिल्कुल, जब पोल नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, पोल क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है, अगर पोल नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में आंसर कर दीजिए। भाई अगर पोल्स नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट में आंसर कर दीजिए, मुझे तो आंसर से मतलब है। अगर पोल्स नहीं आ रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप कमेंट्स में आंसर करिए, ठीक है। कमेंट तो कर सकते हो, जल्दी फास्ट। हाँ जी। अगर पोल नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में आंसर करके बताओ, लेकिन क्लास को आप इंटरैक्टिव रखिए और एक दूसरे से बातचीत करते रहिए, तभी मजा आएगा बेटा, ठीक है, वरना मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट भी जरूर करते रहिए मुझे, ताकि मालूम चलता रहे कि हाँ भाई ठीक है, आप जवाब दे रहे हैं। ठीक है, जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, कमेंट करके आंसर दीजिए। राइट आंसर इसका बी है, वो तो आपको मालूम हो गया। आप चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है। द 44th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमूव विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जल्दी बताओ भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, राइट टू प्रॉपर्टी है, यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या फ्रीडम ऑफ रिलीजन है? जल्दी बताइए, अब तो आ रहा है क्वेश्चन, आराम से जल्दी बताइएगा। तो 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत कौन सा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? ठीक है, ओके। चलिए अब तो जवाब आ रहे हैं मेरे पास, बहुत बढ़िया। रजनी का जवाब बिल्कुल सही आया है, संकेत का जवाब सही है, उद्देश्य का सही है, यासिर का सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। राइट आंसर आपको मालूम है कि हमारे देश में जो आपका फ्रीडम ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि आर्टिकल 31 में है, उसे फंडामेंटल राइट की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। तो राइट टू प्रॉपर्टी को क्यों किया गया था? मान लो भाई, प्रॉब्लम समझो कि आपकी एक जमीन है, अब सरकार को लगता है कि आपकी जमीन पर एक्सप्रेस हाईवे बन सकता है, या सरकार को लगता है कि आपकी जमीन पर एयरपोर्ट बन सकता है। अब भाई आप अपनी जमीन छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में तो बेटा कभी भी हमारे देश का विकास ही नहीं हो पाएगा। इस वजह से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। लेकिन इसे पार्ट 12 में आर्टिकल नंबर 301 के तहत एक लीगल राइट बनाया गया। मतलब यह है कि सरकार अगर आपकी जमीन देश के आर्थिक विकास या सामाजिक विकास के लिए लेती है, तो उस कंडीशन में सरकार आपको दो ऑप्शन देगी। पहला ऑप्शन यह है कि जमीन के बदले आप मुआवजा ले सकते हैं, या जमीन के बदले दूसरी जमीन ले सकते हैं। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि आपकी जमीन देश हित में काम आ सकती है, तो उस कंडीशन में आपको अपनी जमीन देनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो ये एक फंडामेंटल राइट नहीं बल्कि लीगल राइट है, जो कि पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 300 ए में वर्णित है, ठीक है। बहुत अच्छा, शाबाश। हाय अनीशा पल्लवी। भाई अनीशा पल्लवी, इतना लेट आओगे तो कैसे चलेगा भाई, जल्दी बताइए अनीशा पल्लवी। ऐसे बेटा लेट नहीं आने का है, टाइम पर क्लास शुरू होती है ठीक 2 बजे, तो 2 बजे आपको आना है, ठीक है। देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन मैं यहाँ हूँ। उसके बाद थर्सडे को 12 बजे यूट्यूब पर क्लास लूंगा, जिसमें मैं फरवरी के करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूँ। तो भाई साहब बिल्कुल समय पे चलिए, ठीक है अनीशा, ठीक है पल्लवी। चलिए भाई बहुत बढ़िया। धनंजय आया है कि नहीं आए हैं? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। Which article of Indian Constitution asks the state to organize a village पंचायत? क्या बात है। तो किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यों को कहा गया है कि आप गांव में पंचायतों का गठन करिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए कि पंचायतों के गठन की बात हो रही है।
तो कौन से आर्टिकल के तहत बेटा पंचायतों के गठन की बात की गई है? आर्टिकल 41, 42, 39, 40, जल्दी बताइए, फास्ट, जल्दी जल्दी बेटा। पंचायतों का गठन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है भाई। गांधी जी का सपना था कि भारत में हर राज्य में पंचायतों का गठन होना चाहिए, ताकि लोग जो हैं अपनी समस्याओं को लेकर के पंचायतों के समक्ष जा सकें, और पंचायत जो है लोगों की समस्याओं का निवारण कर सके। ठीक है, क्योंकि भाई गांधी जी का कहना था कि जब देश आजाद हुआ तो 90% से ज्यादा देश जो है वो गांव में रहता था, और गांव के लोग देश की राजनीति का हिस्सा कैसे बन पाएंगे? देश की डेमोक्रेसी तो ऐसे कभी भी अंदर तक फैल ही नहीं पाएगी, पेनिट्रेट ही नहीं हो पाएगी। इसलिए कहा गया था कि पंचायतों का गठन होना चाहिए। अब यहां पर मेरे पास देखिए जवाब बिल्कुल सही नहीं आए हैं, बहुत लोगों ने गलत जवाब दिए हैं, कुछ लोगों के जवाब सही हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने गलत जवाब दिए हैं बेटा। आर्टिकल 40 अनुच्छेद नंबर 40 में बताया गया है कि गांव में पंचायतों का गठन होना चाहिए, ताकि गांव के लोग पंचायतों के पास जाकर अपनी समस्याओं को रख सकें। ठीक है, आर्टिकल 40 में जिक्र है बेटा। और ये सारे क्वेश्चन आपके यूपीएससी सीएपीएफ वगैरह में पूछे गए क्वेश्चन हैं पिछले 1-2 साल में। अब यही गलत करोगे तो बेटा कैसे चलेगा, ये बताओ। मतलब कि एक तो वो क्वेश्चन होते हैं जो हमने नए क्रिएट कर दिए, वो तो अलग बात है, लेकिन ये तो वो क्वेश्चन है जो एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन नए भी हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन मैं वो लेने की कोशिश कर रहा हूं जो एग्जामों में आए हुए हैं, ताकि आपको उससे क्लैरिटी मिल सके कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट? इनमें से कौन सा रिट नहीं है? भाई ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। टॉरेंट, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, जल्दी बताइएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो इनमें से कौन सा जो है बेटा रिट नहीं है? जल्दी बताइए, फास्ट। तो इनमें से कौन सा जो है वो रिट नहीं है? टॉरेंट, मैंडमस, प्रोहिबिशन या सर्टियोररी, इसमें से कौन सा जो है वो रिट नहीं है? आहा, भाई आपको मालूम है कि हमारे देश में अगर किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो उस कंडीशन में वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है, सबको मालूम है। तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जाकर दरवाजा खटखटा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के तहत जो है रिट जारी कर सकती है। 5 तरह के रिट होते हैं: हैबीस कॉर्पस, मैंडमस, क्यो वारंटो, सटियोररी और प्रोहिबिशन। ठीक है, लेकिन ये टॉरेंट तो बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब। टॉरेंट तो पिक्चर डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता था। तो उम्मीद करता हूं कि सबने पिक्चरें जो हैं टॉरेंट से जरूर डाउनलोड कर रही होंगी किसी ना किसी जमाने में। और ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया: अजय, आकाश, अनीशा, खुशी, पल्लवी, संकेत, उदेश, यासिर, समीक्षा, संकेत। बहुत बढ़िया। एक गलत जवाब मेरे पास यहाँ पर दिख रहा था, लेकिन भाई एक गलत जवाब भी मत दो, कोशिश करो कि तुम्हारे आंसर्स बिल्कुल सही होने चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ जी, क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए भाई, फिर मजा नहीं आएगा मुझे। ठीक है, तो आप लोग अगर क्वेश्चंस गलत करोगे तो फिर भाई बहुत गलत बात हो जाएगी। मतलब ये कोई बहुत बड़े ऐसे टफ क्वेश्चंस नहीं हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो क्वेश्चंस के आंसर पोल्स में कर रहे हैं, साथ ही साथ बच्चों आप क्वेश्चंस जो हैं वो उसका आंसर कमेंट में भी करते रहिए। तो पोल्स के साथ साथ कमेंट में भी आंसर करते रहिए, ताकि मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी मिलती रहे। ठीक है, तो कमेंट तो आप कर ही रहे हैं, साथ में पोल्स पर भी आंसर बच्चों दे, कमेंट तो करते रहिए, पोल्स पे तो आप आंसर दे ही रहे हैं, कमेंट भी करोगे तो मुझे क्लैरिटी से मालूम चल जाएगा कि आपका सही है या गलत है। और प्लस क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता रहता हूं तो मुझे मालूम चलेगा, तो मैं आपके नाम भी लेता रहूंगा। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है? ओके जल्दी बताओ भाई, क्लियर है? फास्ट फास्ट। तो आप लोग कमेंट भी करते रहिए भाई। ठीक है, क्लास बिल्कुल ठीक चल रही है, कोई परेशानी तो नहीं है किसी प्रकार की? जरूर बताइए मुझे। ठीक है, कमेंट जरूर करके बताइए कि क्लास ठीक चल रही है, आवाज में वीडियो में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही है। आ रही है तो भी बताइए, क्योंकि बेटा जब तक आप समस्या बताएंगे नहीं, जब तक हम उस समस्या का निवारण कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो निवारण करने के लिए आपको समस्याओं के बारे में बताना भी पड़ेगा। ठीक है, जल्दी बताइए एक बार, कमेंट करके लिखिए कि हाँ सर सब सही चल रहा है या सर सब सही नहीं चल रहा है, मुझे मालूम चलता रहना चाहिए आगे।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज फॉलोइंग बॉडी कैन एजुडिकेट एंड डिसाइड पेनल्टीज ऑन द गिल्टी। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिखा है आप लोगों से, कि कौन सी ऐसी बॉडी है, कौन सी ऐसी बॉडी है जो पेनल्टी को डिसाइड कर सकती है गिल्टी पर। एग्जीक्यूटिव बॉडी, स्टैचुएटरी बॉडी, कॉसी जुडिशियल बॉडी, या नन ऑफ द अबव। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या कहा है बेटा, पेनल्टीज मैंने कहा है। देखो एक होता है सजा देना और एक होता है पेनल्टी लगाना। पेनल्टी लगाना और जेल भेजना दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, चलिए कोई परेशानी नहीं, आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। तो जल्दी बताइए कि कौन एजुडिकेट एंड डिसाइड पेनल्टीज ऑन द गिल्टी। मतलब एक होता है सजा दे देना सीधे सीधे, और एक होता है बेटा कि पेनल्टी लगाना। तो पेनल्टी लगाने का अधिकार किसके पास होता है, जल्दी बताइए फास्ट। गलत जवाब मत दीजिएगा मुझे, और जल्दी जल्दी थोड़ा जवाब दीजिए फास्ट। देखो बेटा हमारे देश में एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है वो किसी को सजा नहीं दे सकती है। स्टैचुएटरी बॉडी का भी काम ये नहीं है। हमारे देश में बेटा जो कॉसाई जुडिशियल बॉडीज होती हैं, कॉसी जुडिशियल बॉडीज, ठीक है, तो कॉसी जुडिशियल बॉडीज होती हैं, उनको ये अधिकार होता है कि वो पेनल्टीज लगा सकती हैं गिल्टी के ऊपर। ठीक है, तो कॉसी जुडिशियल बॉडी इज द राइट आंसर। ठीक है, फास्ट बिल्कुल सही जवाब देते रहिए मुझे, ताकि मुझे मालूम चलता रहे। ठीक है, आप लोग की समस्याओं का निवारण बेटा हम बिल्कुल करने पे लगे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि एक आध बच्चों की शिकायत है कि सर क्लास तक हो रही है, कोई परेशानी नहीं है। आप लोग कमेंट जरूर करिए, कमेंट करोगे तभी तो मुझे मालूम चलेगा। और आंसर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप पोल्स के साथ साथ कमेंट करके भी मुझे लिखते रहिए, ताकि मुझे क्लैरिटी मिलती रहे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। The members of UPSC have a tenure of 6 years or 65 years, which is earlier, 5 years or 62 years, which is earlier, 5 years or 65 years, which is earlier, only up to the age of 62। जल्दी बताइए, तो जो यूपीएससी के सदस्य होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है। भाई यूपीएससी जिसे हम कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 315 से 323 में किया गया है। यूपीएससी में आपको मालूम होना चाहिए कि एक चेयरमैन होता है और मेंबर्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये है बेटा कि जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर कितना हो सकता है, जल्दी फास्ट फास्ट। तो चेयरमैन और मेंबर्स का टेन्योर कितना होता है। देखो बेटा हमारे देश में ज्यादातर जगहों पे टेन्योर 5 इयर्स का ही बनाया गया है, लेकिन यूपीएससी में स्पेसिफिक चीजें बताई गई हैं और बताया गया है कि इनके जो चेयरमैन हैं और मेंबर्स हैं उनका टेन्योर 6 साल होगा, या अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स। मतलब जो पहले हो जाए, मान लीजिए कि एक यूपीएससी के मेंबर हैं, उनकी एज 62 है और वो चेयरमैन बन गए। अब 62 की एज में अगर आप चेयरमैन बनेंगे तो आपका टेन्योर सिर्फ 3 ही साल रहेगा, क्योंकि आप 65 साल उम्र हो जाएगी। तो या तो भैया 65 साल उम्र हो जाए या 6 साल का कार्यकाल हो जाए, दोनों में जो पहले होगा वो मान मान लिया जाएगा। अच्छा एक बात बताओ कि इस समय हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। चलो आप लोगों से क्वेश्चन किया है, बहुत बढ़िया परीक्षित, जवाब ऐसे दीजिए, बहुत बढ़िया। तो हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के प्रेजेंट चेयरमैन कौन हैं, जल्दी जवाब दीजिए। ठीक है, जल्दी फास्ट, जल्दी। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, जल्दी देखते हैं कौन सा जवाब देता है। बहुत बढ़िया, शाबाश, जवाब तो आ रहे हैं। डॉक्टर मनोज सोनी, यासिर खान ने जवाब दिया है। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। तो यासिर खान साहब ने जवाब दिया है, आकाश शर्मा ने जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। उद्देश राजपूत ने जवाब दिया है, अनीशा ने दिया है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर मनोज सोनी इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, बहुत बढ़िया। अच्छा एक क्वेश्चन का और जवाब दे दो फिर, यूपीएससी में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं। यूपीएससी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, चलो ये बताओ।
यूपीएससी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? हाँ जी। आपको मालूम, जैसे इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, लेकिन यूपीएससी में सदस्य कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? चलिए देखते हैं कौन सही जवाब देता है। बताओ बताओ बताओ। टेल टेल टेल। हम्म यूपीएससी में मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं? अब ये तो मुझे मालूम चल गया कि अब तो भैया गूगल हो रहा है। हाँ, इतनी देर से जवाब आने का मतलब है कि गूगल चल रहा है। भाई, यूपीएससी में मैक्सिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं। अनीशा का जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है, 10 मेंबर्स होते हैं ज्यादातर। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बेटा, आप लोग आंसर भी मुझे ऐसे दे दो यार, आप लोग कमेंट में आंसर भी कर दो तो मुझे अच्छा लगेगा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन पंचायत? तो पंचायतों में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो सीटें होती हैं, उनका जो रिजर्वेशन है, वो कौन से आर्टिकल के तहत है? 243 डी, 243 क्यू, 243 बी, या 243 एस? जल्दी बताइएगा। तो कौन से आर्टिकल के तहत जो एससी और एसटी की सीटें पंचायतों में रिजर्व्ड हैं? फास्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, पंचायतों का जिक्र अगर हम बात करें, तो पंचायतों का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 9 में दिया गया है, और आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ के बीच इसका जिक्र है। अब इसमें पूछा गया है कि जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैं, भाई बहुत बढ़िया। देखिए, प्रीक्षित ने जवाब मुझे कमेंट करके ही बता दिया है, बहुत अच्छी बात है। आर्टिकल नंबर 243 डी में जो है बेटा, इसका जिक्र किया गया है, 243 डी। वेरी गुड। सो आर्टिकल नंबर 243 डी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि एससी एसटी का जो रिजर्वेशन होगा वो पंचायतों में होगा। बहुत बढ़िया पल्लवी, वेरी गुड। आप लोग मुझे ऐसे जवाब दोगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मुझे क्लैरिटी होती रहे कि किसको सही जवाब मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे। पंचायती राज सिस्टम इज इंप्लीमेंटेड फर्स्ट विच बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये थोड़ा सा क्वेश्चन की फ्रेमिंग में गलती है। हाँ जी। तो पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत सबसे पहले भारत के किस राज्य द्वारा की गई थी? जल्दी बताइए, फास्ट। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहली बार पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत की थी? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र? जल्दी, फास्ट। तो पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य द्वारा की गई थी? देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में एक हाई लेवल कमेटी बैठाई गई थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि भारत में पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत जो है सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 के दिन हुई थी, और जगह थी बेटा राजस्थान का नागौर जिला। तो राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत की गई थी, 2 अक्टूबर 1959। कहते हैं ना, गांधी जी के बर्थडे के दिन। भैया, गांधी जी के बर्थडे के दिन जो है इसकी शुरुआत हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 को। बहुत बढ़िया, शाबाश। 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जी के बर्थडे के दिन राजस्थान के नागौर में हुई है। उसके बाद बाकी राज्यों ने इसे इंप्लीमेंट किया, आपको मालूम होना चाहिए, सिवाय हमारे जो वो राज्य हैं जहाँ पे जो एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं वहां पर नहीं थी। उसके लिए हमारे देश में एक अलग कानून आया जिसे पेसा कहा जाता है, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज। तो पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज के तहत वहां पर भी पंचायती राज सिस्टम को हमने आगे बढ़ाया। आगे बात करते हैं। According to the 73rd Constitutional Amendment Act, in the event of dissolution of Panchayati Raj institution, and election for the new body should be compulsorily held within 2 months, 4 months, 6 months, 8 months। मतलब यार, ये एक ऐसा लल्लू छाप क्वेश्चन है कि मेरे बच्चे तो इसे गलत करने चले कि 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत मान लो कि एक पंचायत का डिसोल्यूशन हो जाता है, तो नई पंचायत का चुनाव कितने दिन में हो जाना चाहिए? देखो, हमारे देश में संवैधानिक तरीके से अगर हम बात करते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर बच्चों हम बात करें,
तो हमारे देश में किसी भी बॉडी का अगर डिसोल्यूशन होता है, सो नई बॉडी का जो है बेटा 183 दिन में, 183 दिन में हमेशा नियम ये कहा गया है कि उसका री इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो 183 दिन मतलब क्या होता है? 6 महीने। तो 183 दिन का सीधा सीधा मतलब होता है भैया कि 6 महीने के अंतर्गत नई बॉडी का वो हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया जाएगा। ठीक है, तो 183 दिन का ही कंसेप्ट हमारे देश में बताया गया। अनीशा, परीक्षित बहुत बढ़िया, पल्लवी बहुत अच्छा जवाब है। सब लोग जो है भैया जवाब देते रहा करो। आप लोग कमेंट करते रहते हो तो मुझे मालूम चलता रहता है कि हाँ सर ठीक है, क्लास चल रही है और आप लोगों को क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस? तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे भारत में वो कहां से बोरोड है? यूएसए से है, यूके से है, ऑस्ट्रेलिया से है, आयरलैंड से। अब ऐसा भाई क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे देश में कहां से बोरो किया गया है? ये तो मतलब बहुत ही आसान लल्लू छाप कैटेगरी का क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। तो पंच हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो कहां से बोरोड है? हम सबको मालूम है बेटा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे देश में कहां से बोरो किया गया है। जल्दी जल्दी जवाब दें। तो जवाब भी मेरे पास आ रहे हैं। अजय, आकाश, अनीशा, उद्देश, रजनी, रोहित बहुत बढ़िया, यासिर खान शाबाश, पल्लवी बहुत बढ़िया, संकेत, सभी के जवाब बहुत ही अच्छे सही आ रहे हैं। तो बेटा हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमने वो यूके से बोरो किया है, यूनाइटेड किंगडम से। आपको मालूम है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जितने भी थे हमारे देश में वो सब बेसिकली यूके से बोरोड हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश। हु कंडक्ट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? क्या बात है, हमारे देश के जो सीएजी होता है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, फिनेंस मिनिस्टर करते हैं, या लोकसभा स्पीकर करते हैं? अब यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सी ए जी, हमारे देश के जो सी ए जी साहब हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 से 151 के बीच किया गया है। सीएजी जो होता है बेसिकली बेटा हमारे देश में सरकार का ऑडिट यही करता है। भाई एक सरकार ने कहा कि हमें जो है सड़क बनानी है, सड़क बनाने के लिए हमें 500 करोड़ चाहिए। तो सीएजी ये देखेगा कि भैया जो सड़क बनाने की पैसे की गई है वो सड़क बनी हुई है कि सिर्फ हवा में ही चल रहा है। तो हमारे देश के सीएजी की नियुक्ति जो है बेटा वो भारत के राष्ट्रपति महामहिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही की जाती है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताइए कि हमारे देश के सीएजी इस समय कौन है? हु इज द प्रेजेंट सीएजी ऑफ इंडिया? बताओ भैया, हमारे देश के सीएजी इस समय कौन है? हु इज द प्रेजेंट सीएजी ऑफ इंडिया? हु इज द प्रेसिडेंट? हु इज द प्रेजेंट सीएजी? होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन बेटा इसको हटाने के लिए आपको फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस लाना पड़ेगा। गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू साहब, अच्छी बात है भाई। बिल्कुल सही है अनीशा, बिल्कुल सही जवाब है यासिर खान। गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू साहब हमारे देश के सीएजी हैं। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए ये बेटा एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसके एक्सटर्नल ऑडिटर भी हैं। अब जल्दी बताओ कि कौन सी वो संगठन है जिसके एक्सटर्नल ऑडिटर भी हैं? अब देखते हैं कौन बताएगा। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ये एक्सटर्नल ऑडिटर भी हैं, जल्दी बताइएगा। हम्म हम्म। फर्स्ट, वो बिल्कुल सही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है बेटा ओपीसीडब्ल्यू, आपने सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ओपीसीडब्ल्यू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ये जो है बेटा उसके एक्सटर्नल ऑडिटर भी हैं, आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ही इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन, जीसी मुर्मू साहब। आगे बढ़ते हैं। The president's rule in a state means that the state is ruled by। अब मान लो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, एक क्वेश्चन है,
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि उस राज्य को कौन चलाएगा? क्या वो राष्ट्रपति डायरेक्टली चलाएंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट चलाएगी, चीफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, या गवर्नर ऑफ द स्टेट? अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो उस राज्य को कौन चलाता है? भाई राष्ट्रपति शासन आपने सुना होगा, प्रेसिडेंट्स रूल लग जाता है। अब राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति के पास इतना टाइम तो है नहीं भाई साहब कि राष्ट्रपति जा करके क्या करे कि राज्य में जाकर बैठेगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है। तो होता यह है बेटा कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस दौरान जो है राज्य को टेक्निकली जो है गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो राज्यपाल होते हैं, वो बेसिकली राज्य को चलाते हैं। अब दो क्वेश्चन तुमसे मैं यहां पर पूछूंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कि हमारे देश में पहला राज्य कौन सा था जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा था? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, आप लोगों से ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लग चुका है? हाँ जी। तो पहली बार कहाँ और कब लगा था और सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा है? चलो दो क्वेश्चन है ये, आप लोग से एग्जाम में पूछे जाते हैं, जल्दी बताइए। तो हमारे देश में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? तो याद रखिएगा, सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन हमारे देश में 1951 में पंजाब में लगा था, बिल्कुल सही है। और सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा है? मैक्सिमम टाइम्स। तो सबसे ज्यादा बार याद रखिएगा हमारे उत्तर प्रदेश में लग चुका है, जहां पर 10 टाइम्स राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। सो उत्तर प्रदेश में बेटा राष्ट्रपति शासन जो है वो 10 बार लग चुका है, ठीक है। जी हाँ, 10 बार यूपी में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। मणिपुर नहीं, उद्देश्य राजपूत, मणिपुर में 8 बार लगा है। यूपी में 10 टाइम्स लगाया गया है। तो कृपया करके इस डेटा को सही करिए। गूगल पे आप देखेंगे इधर उधर तो मणिपुर दिखाएगा, लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली उसे जाकर चेक करेंगे तो यूपी में सबसे ज्यादा बार लग चुका है, 10 टाइम्स, ठीक है। सबसे ज्यादा बार यूपी में 10 टाइम्स इज द रिकॉर्ड, ठीक है। भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लास में, ये बताओ यार। एवरीबडी इज एंजॉइंग द सेशन और नॉट? कि बोर तो नहीं हो रहे हो ना भाई? बढ़िया लग रहा है कि नहीं आ रहा है सेशन? जल्दी बताते रहा करिए सारे लोग मुझे। हाँ जी, एवरीबडी इज एंजॉइंग। हम्म, बताते रहिए ताकि मुझे मालूम चलता रहे कि आपको क्लैरिटी होती रही है, ठीक है। बहुत बढ़िया अनीशा, बहुत अच्छे, शाबाश। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कंटेन्स टोटल डैश सेक्शंस, ये आंसर आपको नहीं आता होगा। हमारे देश में कोर्ट्स में जब सिविल केसेस जाते हैं तो CRPC, जिसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कहा जाता है, उसके अंदर टोटल कितने सेक्शन है? 155 है, 156 है, 158 है, नन ऑफ दीज। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और ये मुझे कम उम्मीद है कि आप सही कर पाएंगे। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो होता है उसके अंदर जो है बेटा टोटल टोटल जो है उसके अंदर मेरे बच्चों 158 सेक्शंस है, 158। क्या बात है अनीशा भाई, बहुत अच्छा जवाब, मजा आ गया भाई अनीशा, वेरी गुड। क्या बात है, बहुत सही जवाब आए। सुशांत सही है, अजय कुमार बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, यासिर खान, बहुत सारे लोगों के वेस्टेड अटेम्प्ट भी गए हैं। 158 इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? कौन वो व्यक्ति है जो डिसाइड करता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है? प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कर सकते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी डिसाइड करेगी, प्रेसिडेंट करेगी, स्पीकर ऑफ लोकसभा करेंगे। भाई देखो आर्टिकल नंबर 110 में बताया गया है कि व्हाट इज अ मनी बिल। और मनी बिल बेटा वो बिल है जिसके अंदर मनी, फाइनेंस, रेवेन्यू, टैक्सेस, एक्सपेंडिचर, इन सब का जिक्र है। और क्वेश्चन ये है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है? तो हु डिसाइड्स दैट द बिल इज अ मनी बिल और नॉट? भाई मतलब ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, इसको भी कोई गलत करेगा तो मुझे बहुत नाराजगी हो जाएगी। अजय, आकाश, अनीशा, खुशी, पल्लवी, सुशांत, उदेश, रोहित, बहुत बढ़िया, संकेत, बहुत अच्छे जवाब है, यासिर खान बहुत बढ़िया। भाई हमारे देश में जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, रात को सरकार फोन करके कह देती है, हाँ स्पीकर साहब कल एक बिल आ रहा है उसे मनी बिल घोषित कर दीजिएगा।
तो बस मनी बिल का एक ठप्पा होता है, वो स्पीकर लगा देते हैं। तो मनी बिल का एक स्टैंप होता है, बस स्पीकर लगा देते हैं और कुछ नहीं होता। और स्पीकर आप जानते हैं बेसिकली रूलिंग पार्टी के ही होते हैं। तो भाई जो सरकार कहती है वो करते हैं। हालांकि संवैधानिक तौर पे तो बहुत सारे नियम हैं कि स्पीकर जब स्पीकर बनता है तो उसे पार्टी से अपने सारे संबंध खत्म कर देने चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकलिटी और किताबों में लिखी चीजों में बेटा बहुत फर्क होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव अ मोबाइल कोड? क्या बात है। भारत में कौन सा पहला राज्य था जहां पर मोबाइल कोड लगाई गई थी? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? भाई मोबाइल कोड क्या होता है, जहां पर जगह जगह गांव गांव जा करके जो है कोर्ट्स मामले का रिजोल्यूशन करती हैं। तो भारत का पहला राज्य कौन सा था जहां पर मोबाइल कोर्ट्स लगाई गई थी? देखो बेटा, मोबाइल कोर्ट्स की शुरुआत हमारे देश में सबसे पहले हुई थी 2007 में। 2007 में मोबाइल कोर्ट्स की सबसे पहले हमारे देश में शुरुआत हुई थी। सो 2007 में मोबाइल कोर्ट्स की सबसे पहले बार शुरुआत हुई थी। लेकिन कहाँ हुई थी, इसका जवाब कौन देगा? हाँ जी, जल्दी बताओ। मोबाइल कोर्ट्स की शुरुआत 2007 में हुई थी और सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी हरियाणा के मेवात में। मेवात, हरियाणा के मेवात में सबसे पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो राजस्थान नहीं, हरियाणा के मेवात में। तो इंडिया फर्स्ट मोबाइल कोर्ट इनॉग्रेटेड द मेवात डिस्ट्रिक्ट हरियाणा इन 2007। It was inaugurated by then Chief Justice of India, Justice KG Balakrishnan. It must be noted that mobile court is a regular court and will transact all kinds of judicial business. बिल्कुल ठीक है। तो राजस्थान नहीं, हरियाणा के मेवात में इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में। आगे बढ़ते हैं। द गैप बिटवीन टू पार्लियामेंट सेशन शुड नॉट एक्सीड 1 ईयर, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 9 मंथ्स। जल्दी बताइएगा। तो यहां पर पूछा गया है कि संसद के दो सदनों के बीच में, दो सत्रों के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? भाई पहले तो आपको मालूम होना चाहिए संसद के कितने सेशन होते हैं। तो 3 सेशन होते हैं। तो संसद के 3 सत्र होते हैं। एक होता है बेटा बजट सेशन, दूसरा होता है मानसून सेशन, और तीसरा होता है बेटा विंटर सेशन। तो बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। आपको मालूम है कि बजट सेशन सबसे लंबा होता है, फरवरी से मई के बीच होता है। मानसून सेशन जो है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर होता है। और विंटर सेशन जो होता है मेरे बच्चों, वो नवंबर और दिसंबर में चलता है। तो यहां आप याद रखिएगा कि दो सत्रों के बीच में कभी भी जो गैप है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। तो संसद के दो सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, याद रखिएगा। पार्लियामेंट में 3 सेशंस होते हैं और स्टेट्स में अगर आप आएंगे तो बेसिकली वहां 2 सेशन होते हैं। तो पार्लियामेंट में 3 होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हु इज नोन एज इंडियन बिस्मार्क? अब इस क्वेश्चन को देखिए कि किसे भारतीय बिस्मार्क कहा जाता है। तो पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए बिस्मार्क कौन था। अगर मैं हिंट दे दूंगा तो आप आंसर बता दोगे। हिंट ही नहीं देना चाहता हूं। हाँ जी, जल्दी बताइएगा कि किसे जो है भारतीय बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क वो व्यक्ति था जिसने जर्मनी को यूनाइट किया था, जिसने जर्मनी को एक किया था। तो इसे जो है बेसिकली बिस्मार्क जो था वो मैन ऑफ यूनिटी था जर्मनी में। तो जर्मनी का वो मैन ऑफ यूनिटी था। अब तो आप बता ही देंगे कि भारत में मैन ऑफ यूनिटी कौन है। स्टैचू ऑफ यूनिटी तो सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो भैया इंडियन बिस्मार्क किसे कहा जाएगा? जब जर्मनी को एक किया था बिस्मार्क ने, तो भारत को एक किसने किया था? सबको मालूम है कि भारत को एक किया था हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब इज द राइट आंसर। यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई इजी क्वेश्चन है, पटेल साहब बिल्कुल सही बात है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जाकर देख के आइए, 31 अक्टूबर के दिन उनका जन्म होता है। ठीक है, हाँ जी। तो 31 अक्टूबर इसीलिए हमारे देश में नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। बिल्कुल बढ़िया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो नर्मदा रिवर पर स्थित है, गुजरात में, कावड़िया, केवड़िया जिले में। ठीक है। तो केवड़िया जिला है गुजरात में, वहां पर आप जाकर के नर्मदा रिवर पर स्टैचू ऑफ यूनिटी देख सकते हैं, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची, हाईएस्ट स्टैचू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
In case the offices of both the speaker and deputy speaker of Lok Sabha becomes vacant, who will preside over the house meetings? आय हाय 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 हाय। अगर भाई साहब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों का पद खाली हो जाए, तो उस कंडीशन में भाई साहब हु विल प्रिसाइड ओवर द हाउस मीटिंग्स? हाउस मीटिंग्स को कौन प्रिसाइड करेगा? मेंबर नॉमिनेटेड बाय द हाउस, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स अप्रूव्ड बाय द हाउस, या मेंबर डेजिग्नेटेड बाय द प्रेसिडेंट। भाई समझो, आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि पार्लियामेंट जो होती है वो किससे बनी होती है। देखो भाई, पार्लियामेंट में एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, और एक होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई भारत के राष्ट्रपति भी उसका एक मेंबर होते हैं। हालांकि राष्ट्रपति फॉर्मली जो है संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन वो संसद का अखंड हिस्सा होते हैं। और इसी वजह से जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति डेजिग्नेट करेंगे, उस कंडीशन में वही व्यक्ति प्रिसाइड कर सकता है मीटिंग्स पर। तो प्रेसिडेंट डेजिग्नेट करते हैं उस मेंबर को, याद रखिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश। द नेशनल इंटीग्रेटेड काउंसिल इज चेयर्ड बाय द, भाई साहब बहुत आसान क्वेश्चन है। नेशनल इंटीग्रेटेड काउंसिल, आपको मालूम है राष्ट्रीय अखंडता परिषद, ये हमारे देश में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बनाया गया था। होता क्या है बेटा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमेशा से डिस्टरबेंस रही है, इंसर्जेंसी रही है, और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ने कभी भी खुद को भारत का हिस्सा नहीं बताया, और इसी वजह से हमारे देश में नेशनल इंटीग्रेटेड काउंसिल, राष्ट्रीय अखंडता परिषद बनाया गया, जिसका मेन एम था ये बताना कि भाई उत्तर पूर्वी भारत भी भारत का हिस्सा है, और वहां के लोग उतने ही भारतीय हैं जितने उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान के लोग हैं। तो इसके लिए जो है नेशनल इंटीग्रेटेड काउंसिल हमारे देश में बनाया गया। और याद रखिएगा, हमारे देश में नेशनल इंटीग्रेटेड काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, इन सब के जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री साहब होते हैं। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, वो नेशनल इंटीग्रेटेड काउंसिल के फिलहाल हेड है। द चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट इज द चीफ ऑफ सिटीजन सर्विस, पब्लिक एम, या सिटीजन सेफ्टी। भाई देखो, आपको हमेशा याद रखना है बच्चों, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, वो सेंटर में हो सकते हैं और स्टेट में हो सकते हैं। याद रखना, जो हाई आईएएस ऑफिसर होता है, अगर सबसे ज्यादा बड़ी पद पे चला जाए सेंटर में, तो बेटा वो कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकता है। तो आईएएस अगर सेंटर में है तो सबसे बड़े पद पर वो जा सकता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, और स्टेट में है तो बेटा वो चीफ सेक्रेटरी बन सकता है। तो चीफ सेक्रेटरी किसका हेड है? बिल्कुल सही बात है, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल लल्लू छाप क्वेश्चन है, इसमें भी गलती होने का कोई स्कोप होता नहीं, ऑब्वियस सी बात है। ही इज द हेड ऑफ द पब्लिक सर्विस, ठीक है, बिल्कुल पब्लिक सर्विस का हेड होगा। अनीशा, अजय, खुशी, पल्लवी, उदेश, यासिर, बहुत अच्छे जवाब हैं। आकाश, वेरी गुड। समीक्षा, संकेत गलत है। देवेंद्र सिंह शेखावत, आप दोनों के गलत जवाब हैं बेटा, इसको थोड़ा सा सही करिए मेरे बच्चों। हाँ जी। द 10th शेड्यूल, पॉपुलरली नोन एज एंटी डिफेक्शन एक्ट, वॉज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? तो 10वीं अनुसूची, जिसे एंटी डिफेक्शन एक्ट या दल बदलू कानून कहते हैं, उसे किस संवैधानिक संशोधन के तहत ऐड किया गया था? 51, 52, 53, 54, बहुत ही आसान है। दल बदलू कानून आप लोग को कल भी बताया था, इसके बारे में मैंने, आया राम और गया राम। तो एंटी डिफेक्शन दल बदलू कानून जो है वो पूछा गया है कि कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत ऐड किया गया। 51, 52, 53 या 54, कौन सा संवैधानिक संशोधन था? मैंने आपको बताया था उस समय सरकार थी श्री राजीव गांधी की, राजीव गांधी जी की सरकार थी उस जमाने में हमारे देश में, और जो ये ऐड किया गया था वो 52वां संवैधानिक संशोधन है, 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985। बहुत बढ़िया, शाबाश। Which schedule of the Constitution of India describes the allocation of seats in the Council of States? बहुत बढ़िया। तो किस अनुसूची के तहत राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन बताया गया है?
अब आपको मालूम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, तो किस अनुसूची में बताया गया है? 10वीं, 8वीं, चौथी या तीसरी? बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। हाँ जी, राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन। भाई आपको मालूम है कि हमारी जो राज्यसभा होती है उसमें मैक्सिमम सीट्स 250 हो सकती हैं। प्रेजेंटली 245 सीटें हैं। और सबसे ज्यादा सीटें जो हैं बेटा उत्तर प्रदेश के पास हैं, जिसके पास टोटल 31 सीटें हैं। तो यूपी के पास टोटल 31 सीटें हैं, और यहाँ पर बड़े साफ शब्दों में बताया गया है हमारे संविधान में कि राज्यसभा में जो सीटों का एलोकेशन होता है वो राज्य की आबादी के अनुसार होगा। तो चौथी अनुसूची में ये बताया गया। मतलब ये है कि जिस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा होगी तो उसकी सीटें ज्यादा होंगी, और जिस राज्य की आबादी कम होगी उसकी सीटें कम होंगी। तो राज्यसभा में जो सीटों का एलोकेशन बताया गया है वो राज्य की आबादी के आधार पर बताया गया। बहुत अच्छा, आगे। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड बाई, पहला, 26वां, 42वां, 44वां अमेंडमेंट, जल्दी बताओ। तो हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसे किस संवैधानिक संशोधन के तहत अमेंड किया गया? बहुत अच्छा, पहला, 26वां, 42वां, 44वां, जल्दी बताइए। तो आपको मालूम है कि हमारी जो प्रस्तावना है उसका संशोधन सिर्फ एक ही बार हुआ आज तक, और उसमें जो है बेटा 3 शब्द जोड़े गए थे: सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। और इसे जोड़ा गया था बेटा 42वें संवैधानिक संशोधन 1976। आज तक सिर्फ एक ही बार हुआ है जब हमारे देश के प्रियम्बल में संशोधन हुआ है, और वो 42वें संवैधानिक संशोधन में हुआ। बहुत अच्छे। 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद लैंग्वेजेस, पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, फाइनेंस कमीशन, नन ऑफ द अबव। अरे ऐसे क्वेश्चन को कौन गलत करेगा? 8वीं अनुसूची, जल्दी बताओ। तो 8वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? भाषा बताई गई है, पावर्स ऑफ यूनियन स्टेट बताई गई हैं, फाइनेंस कमीशन बताया गया, नन ऑफ द अबव। भाई 8वीं अनुसूची में आपको मालूम है कि हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाएं बताई गई हैं। 22, हाँ जी, 22 रीजनल लैंग्वेज। पहले जब संविधान बना था 14 भाषा थी। फिर 1967 में 15वीं भाषा ऐड की गई जिसका नाम था सिंधी। फिर 16, 17 और 18 तीन भाषा एक साथ जोड़ी गई 1991 में, जो कि थी नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। और फिर 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई, कौन ये आपकी डोगरी, मैथिली, संथली और आ, डोगरी, मैथिली, संथली, हाँ जी, ये सब जोड़ी गई और ये 2003 में जोड़ी गई। हाँ जी, तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर है, भाषाएं बताई गई हैं बेटा, ठीक है। ये तो आसान जवाब था, लेकिन इसमें भी गलत। पल्लवी आपने गलत कैसे कर दिया है क्वेश्चन? मुझे उम्मीद नहीं थी पल्लवी आपसे क्वेश्चन गलत होगा। पल्लवी ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया बेटा तुमसे? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। The names of the state and UTs are described in the first schedule, second schedule, eighth schedule या sixth schedule? अरे यार भाई, राज्य और यूनियन टेरिटरीज, हमारे देश में 28 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं 8। तो 8 यूनियन टेरिटरीज और 28 राज्यों का जिक्र कौन से शेड्यूल में है बेटा? 6th शेड्यूल तो आप जानते हैं कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके लिए बताया गया है शेड्यूल्ड एरियाज के लिए। 8वीं अनुसूची में भाषाएं बताई गई हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पदों के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट शेड्यूल। हाँ जी, पहली अनुसूची में है, बहुत ही आसान जवाब था, बिल्कुल सही है। तो पहली अनुसूची में इसका जिक्र है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी? कौन से ऐसे आर्टिकल हैं कि भैया इमरजेंसी लग जाए या कुछ भी लग जाए वो कभी सस्पेंड नहीं होंगे? देखो बेटा, हमारे देश में जब आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है, 352 में जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसमें क्या होता है कि आर्टिकल 358 के तहत हमारे देश में जो आर्टिकल 19 है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है।
अगर जरूरत पड़ी तो आर्टिकल 359 के तहत भारत के राष्ट्रपति दूसरे फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर सकते हैं। देखो 358 के तहत आर्टिकल 19 तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा। 359 के तहत राष्ट्रपति चाहें तो वो क्या कर सकते हैं कि दूसरे फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि आप कुछ भी करिए, लेकिन 20 और 21 को कभी नहीं कर सकते, क्योंकि 20 और 21 जो हैं वो एब्सोल्यूट इन नेचर हैं और वो सस्पेंड नहीं किए जा सकते। बहुत बढ़िया। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप? किस आर्टिकल के तहत संसद को यह अधिकार है कि वो राइट ऑफ सिटीजनशिप को रेगुलेट कर सकती है? 10, 11, 8, 9, जल्दी बताओ। तो कौन से आर्टिकल के तहत संसद को यह अधिकार है कि वो सिटीजनशिप पे कोई भी कानून बना सकती है? भाई देखो, सिटीजनशिप पे कोई भी कानून अगर हमारे देश में बनना है तो हमारे देश की संसद ही बना सकती है, सबको मालूम है। ठीक है, सिटीजनशिप का जिक्र जो है वो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, और आपको मालूम है कि आर्टिकल नंबर 5 से 11 में भी बताए गए हैं। लेकिन भाई आर्टिकल 11 के तहत ये बताया गया है कि नागरिकता पर जो भी कानून होंगे, वो हमारे देश में यही कर सकते हैं। बिल्कुल सही, शाबाश। इन द preamble the words socialist, secular and unity and integrity were added by 42, 44, पहला, सातवां, जल्दी बताओ। ये जो शब्द हैं प्रियम्बल में, ये कब ऐड किए गए थे? 42, 44, पहला या सातवां? अब ये आंसर मतलब जो बच्चे कासिफ अंसारी सर से पढ़ते हैं वो तो गलत नहीं कर सकते, मतलब इतना तो मुझे यकीन है। ठीक है, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश। राइट आंसर जो है बेटा वो 42वां संवैधानिक संशोधन हो जाएगा। हु हैज द अथॉरिटी टू ऐड न्यू टेरिटरी टू इंडिया? अगर भारत में नई टेरिटरी को ऐड करना है तो इसका अथॉरिटी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट, पीपल ऑफ द न्यू टेरिटरी, यूनियन एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट? अरे यार, हमारे देश में अगर नई टेरिटरी को ऐड करना है, हाँ सर, यूनिटी क्या था? नहीं बेटा, इंटेग्रिटी था, वो गलत था। यूनिटी प्लीज उसे थोड़ा सा इग्नोर है। तो नई टेरिटरी को ऐड करना ये अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट, पीपल, यूनियन, पार्लियामेंट? भाई साहब जवाब तो आ रहे हैं। जल्दी बताइए, फास्ट। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है बेटा, ये अधिकार जो है वो हमारी संसद के पास है। बिल्कुल सही है, शाबाश। राइट आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स डील्स विद द रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट? यूनियन एंड स्टेट के बीच में रिलेशंस कौन से पार्ट में बताए गए हैं? पार्ट 9, 10, 11 या नन ऑफ द अबव? बहुत बढ़िया, यूनियन एंड स्टेट्स। बताओ भाई, यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो रिलेशन है वो कौन से पार्ट में बताए गए हैं? इजी है यार, इजी, वेरी 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 इजी। पार्ट 11 बिल्कुल सही जवाब है बेटा, भारतीय संविधान का भाग 11 उसमें बताए गए। हाँ जी। On the basis of Article 300, an Indian citizen entitled to file a suit against the President, the Prime Minister, the Union Cabinet. तो अनुच्छेद 300 के तहत भारतीय नागरिक जो है वो किसके खिलाफ केस कर सकता है? प्रेसिडेंट के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ? कोई बात नहीं, जल्दी बताइएगा। केंद्र सरकार के खिलाफ या केंद्र मंत्रिमंडल के खिलाफ?
आर्टिकल 300 के तहत भारतीय नागरिक जो है एंटाइटल्ड टू फाइल अ सूट अगेंस्ट, किसके खिलाफ जो है वो केस फाइल कर सकता है? बिल्कुल सही है, आसान क्वेश्चन था। राइट आंसर इज द यूनियन कैबिनेट के खिलाफ नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया, भारत सरकार के खिलाफ कर सकते हैं। ठीक है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट? 256, 254, 356, 370। हाँ जी। तो किस अनुच्छेद के तहत हमारे देश की केंद्र सरकार राज्य सरकार को डायरेक्शन दे सकती है? 256, 254, 356, 370, जल्दी बताइए। तो किस आर्टिकल के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केंद्र सरकार राज्य सरकार को जो है डायरेक्शन दे सकती है? 256, 254, 356, 370। बहुत ही आसान है भाई। केंद्र सरकार को, अरे भाई, केंद्र सरकार राज्य सरकार को डायरेक्शन कब दे सकती है? आर्टिकल नंबर 256 में दे सकती है। इट्स अ वेरी इजी वन। आर्टिकल नंबर 256 में दिया जा सकता है, बिल्कुल सही है। अंडर आर्टिकल 256 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट एवरी स्टेट शैल यूटिलाइज एग्जीक्यूटिव पावर इन कंफर्मिटी विद द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड विद ऑल प्री एग्जिस्टिंग लॉज प्रिवेलिंग इन द स्टेट। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। और लास्ट क्वेश्चन है, विद विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट फॉर्म्ड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस? भारत में कौन सा ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर बनाया गया था? तमिलनाडु, आंध्रा, केरला और कर्नाटका। ये है भैया शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद क्वेश्चन। 1953 में बना था ये राज्य, हम सबको मालूम है। और आजादी के बाद सबसे पहले इन्होंने ही लड़ाई शुरू करी थी। मिस्टर पोटाई थे, हाँ जी, जिन्होंने 56 दिन भूख हड़ताल पे बैठे रहे और उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। इसी के बाद से भारत सरकार ने फजल अली कमीशन को बैठाया और फाइनली 1956 में हमारे भारत में राज्य जो हैं वो भाषा के आधार पर डिवाइड कर दिए गए थे। सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर डिवाइड हुआ, दैट वाज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर, जो कि मद्रास प्रोविंस से निकलकर अलग हुआ था। ठीक है, हाँ जी। कोट्टी श्री मुलू उनका नाम था, कोटाई श्री मुलू, जिन्होंने बेटा भूख हड़ताल करी थी, 56 देखी, उसके बाद मौत हो गई थी, उसके बाद इस पे बवाल मच गया था। सो ये हो गए भाई हमारा पार्ट 2 खत्म। अब जल्दी मार्क्स बताओ आज कितने आए भाई, 33 में से कितने मार्क्स आए, जल्दी बताइए। मजा आया कि नहीं आया भाई साहब आप लोगों को आज के सेशन में? और मार्क्स कितने आए ये भी बताइए जरा, जाने तो हम भी कि क्या चल रहा है आखिरकार जीवन में। हम्म। तो 26 नंबर आए आकाश शर्मा के 33 में से। दैट्स अ वेरी गुड स्कोर आकाश। आकाश, अनीशा 32, यासिर खान 29, पल्लवी 27। और थैंक यू सो मच उद्देश्य राजपूत, अपने मार्क्स जरूर बता दिए भाई। ठीक है, मार्क्स बताना थोड़ा जरूरी है। संकेत 28, दैट्स गुड। उद्देश्य 28, दैट्स गुड, बढ़िया है। इतने मार्क्स आते रहेंगे तो बहुत बढ़िया। आ जाए 26, दैट्स फाइन, अच्छे मार्क्स हैं। सो काफी अच्छा और बेहतर परफॉर्मेंस आज बच्चों का हुआ है और उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे ये परफॉर्मेंस और बेहतर होती जाएगी। समीक्षा। हम्म। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे और बढ़ाओ आकाश, समीक्षा और बढ़ाइए, कोई परेशानी नहीं है बेटा। प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनता है। सो पल्लवी, ठीक है, आप कह रहे हैं तो इस पर ध्यान दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। इट वाज इंडीड अ ग्रेट प्लेजर टीचिंग यू ऑल। So this is your host Kasif Ansari signing off now. Till then, do take care of yourselves. Have a nice day. Jai Hind. And keep imbibing because imbibing is better than learning. Thank you.